मील के पहले आबशार के बिल्कुल नीचे एक जजीरे पर 4वीं सदी कब्ल मसीह के आसपास लिखी गई एक कदीम तहरीर मिली। यह तहरीर मिली जिसमें दावा किया गया था कि ये एक ऐसी दस्तावेज की नकल है जो फिरौन यूसुफ में इससे 1000 साल से भी ज्यादा पहले लिखी थी। ये इस कहानी को बयान करती है जिसमें फिरौन ने खुदा नौम के पुजारियों को जमीन अता की थी। ये 7 साला कहत और 7 साला खुशहाली का जिक्र करती है और ये कि फिरौन ने एक ख्वाब देखा और मदद के लिए अपने चांसलर से मशवरा किया। इसमें कहत के 7 साल और खुशहाली के 7 साल की कहानी के ज़्यादातर अनासर शामिल हैं। अदरचे इस बयान में ये अनासर बिगड़ चुके थे क्योंकि ये वाक़या पेश आने के 1000 साल बाद लिखा गया था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस तहरीर को लिखने वाले पुजारी इस फिरौन की जानिब से दी गई ज़मीन की अता पर इन्हिसार कर रहे थे ताकि अपनी ज़मीन पर दावा को जायज़ करार दे सकें। वो ये नहीं लिख रहे थे कि ये कोई कदीम दिवमालाई कहानी है जिस पर वो यकीन रखते हैं। वो वाज़े तौर पर ही यकीन रखते थे कि फिरौन यूसुफ की जानिब से दी गई ज़मीन की अता अब भी जायज़ और इतनी बाख्तियार है कि इसका इतलाक़ आज भी हो सकता है। ये सब कुछ 1000 साल से भी ज़्यादा अरसा बाद हो रहा था और यूसुफ ने फिरौन के लिए मिस्र की सारी ज़मीन खरीद ली। सिर्फ पुजारियों की ज़मीन इसने नहीं खरीदी क्योंकि पुजारियों को फिरौन की तरफ से ईट हिस्सा मुकर्रर किया गया था। कदीम मिस्री रिकॉर्ड्स के मुताबिक यूसुफ मिस्र का 16वां फिरौन था और मौरखीन ने इसे तीसरी सल्तनत के साथ मुंसलिक किया है जिसे नाम निहाद तीसरी ख़ानदान कहा जाता है। इसका चांसलर जिसका नाम उम्होतब था सबसे पहले मिस्री मौरख मानिथू की तहरीरों के ज़रिए जाना गया जिसने तीसरी सदी कब्ल मसीह में लिखा था। ये सब कुछ यूसुफ की हुकूमत के दौरान लिखा गया था। वहाँ एक शख्स उम्होतब के नाम से रहता था जिसकी शोहरत यूनानी तिब के देवता जैसी थी और जिसने तराशे हुए पत्थरों से इमारत बनाने का फ़न ईजाद किया था। उन्होतब से मंसूब कहानियाँ इतनी हैरत अंगेज़ थी उसे अफसानवी शख्सियत समझा जाने लगा था। यहाँ तक कि इस सदी में जब यूसुफ के अहराम के कम्प्लेक्स की खुदाई के दौरान एक मुजस्समे की बुनियाद दरियाफ्त हुई जिस पर यूसुफ और उम्होतब दोनों के नाम कंदा थे। इसके तवील अलकाब की फहरिस्त में से एक लक़ब यह भी था बादशाह के मातहत चीफ। यह लक़ब सबसे पहले उम्होतब के साथ ज़ाहिर हुआ और सबसे पहले यूसुफ को ही दिया गया था। मैं हूँ होतब फिरौन यूसुफ के अहराम और उसके इर्द गिर्द के कम्प्लेक्स का मेमार भी था जो एक शहर के अंदर एक ऐसा शहर था जो नाकाबिल यकीन खूबसूरती और इंतहाई जदीद डिज़ाइन का हामिल था। ये कम्प्लेक्स सकारा के मैदान पर कदीम मेम्फिस के करीब तामीर किया गया था और इस कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद अहराम मिस्र में सबसे पहला तामीर होने वाला अहराम। रोन वाइट ने यहाँ काफ़ी वक्त गुजारा ताकि वो ऐसे शवाहिद तलाश कर सके जो बाइबल की रवायत पर रोशनी डाल सके। ऐसा वाक़या जैसा कि यूसुफ की कहानी में बयान करदा कहत और अनाज की तकसीम दूसरे ममालिक में करने के लिए एक बड़ी सहूलत और मुनज़्ज़म निज़ाम की ज़रूरत होती। जब कहत आया और यूसुफ के भाई कनान से मिस्र अनाज लेने आए तो हमें बताया गया है कि वो यूसुफ के पास गए जिससे जाहिर होता है कि वो खुद तकसीम की निगरानी करता था। कम अज़ कम गैर मुल्कियों के लिए तो यही था और उसका मतलब यह है कि ज़रूर कोई मरकज़ी जगह गला खाना था जहाँ गैर मुल्की आते थे। सकारा के कम्प्लेक्स में 11 बड़े बड़े गले हैं जिनकी वजाहत खुद मिस्री भी नहीं कर सकते। यह कब्रें नहीं हैं क्योंकि तमाम कब्रें ज़ेर ज़मीन और अच्छी तरह सेल की जाती थी जबकि ये सतह ज़मीन से काबिल रसाई हैं और ये इंतहाई बड़े हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक दूसरे से चौथों के ज़रिए जुड़े हुए हैं। रोन का मानना है कि ये 7 साला कहत के दौरान अनाज ज़ख़ीरा करने के गड़े थे। जब एक गले से अनाज निकाला जाता था तो दूसरे गड़ों से अनाज चौथों के ज़रिए बहकर आ जाता था जिससे अनाज हमेशा एक ही जगह से दस्तयाब रहता था। यह सब सीढ़ीदार हरम के कम्प्लेक्स की दीवार के अंदर वाक़े हैं जिसका सिर्फ एक ही दाखिली रास्ता है और वो एक लंबे ढके हुए रास्ते की तरफ खिलता है जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे हैं, हर एक इतना बड़ा कि एक शख्स बैठ सके, शायद एक छोटी मेज़ के साथ। और वाहिद दाखिली रास्ता सिर्फ चंद लोगों को एक वक्त में अंदर जाने की इजाज़त देता था। रोन के जहन में कोई शक नहीं था कि यह अनाज की तकसीम का मरकज़ी मरकज़ था
اور وہ بھی بڑے پیمانے پر۔ جب لوگ اپنا اناج لینے آتے تھے تو وہ لمبے راہداری میں داخل ہونے کے لیے قطار میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اندر جا کر وہ ایک کیوبیکل میں بیٹھے ہوئے کیشیئر کو اناج کی قیمت ادا کرتے تھے۔ ادائیگی کے بعد شاید انہیں اناج کے لیے ایک بوری دی جاتی تھی جو ان کی ادائیگی کی مقدار کے مطابق ہوتی تھی۔ پھر وہ راہداری سے سیدھا اناج کے گوداموں کے علاقے کی طرف بڑھتے تھے۔ وہاں پہنچ کر وہ ذخیرہ خانوں کے ساتھ بنی سیڑھیوں سے نیچے اترتے، اپنی بوری ایک مزدور کو دیتے جو اسے اناج سے بھر کر واپس کر دیتا تھا۔ پھر وہ نچلی منزل پر ایک چھوٹے دروازے سے باہر نکلتے جو اس کمپلیکس کے باہر کی طرف جاتا تھا۔ جب یہ گڑھے پہلی بار کھودے گئے تھے تو ان میں ابھی بھی اناج کے کچھ ذرات باقی تھے۔ 7 سالہ قحط کے دوران مصر میں اناج کی فروخت کے ذریعے قوموں کے درمیان بڑی دولت اور شہرت حاصل کی۔ مصری جو دریائے نیل کے کنارے اپنے شہروں میں رہتے تھے قحط کے دوران زیادہ مصروف نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس 7 سال کا اناج ذخیرہ موجود تھا جس پر وہ انحصار کر سکتے تھے، اور وہ اپنا وقت فرعون کے تعمیراتی منصوبوں کے لیے وقف کر سکتے تھے، غلاموں کی طرح نہیں بلکہ شکر گزار رعایا کے طور پر۔ یعقوب کا خاندان جو ڈیلٹا میں مقامی آبادی سے الگ رہتا تھا خوشحال ہوا اور بڑا، اور مقامی آبادی پر عائد 5واں حصہ ٹیکس سے مستثن رہا۔ جب سے یعقوب کا خاندان مصر آیا تھا اور موسیٰ کی پیدائش تک بہت سے فرعون آئے اور چلے گئے، اور کئی ایک دوسرے کے ساتھ مختلف علاقوں میں حکومت کرتے رہے، لیکن اب تک سب نے بنی اسرائیل کو سرزمین رمسیس میں رہنے کے جو حقوق دیے گئے تھے ان کو تسلیم کیا تھا۔ لیکن اب یہ سب بدلنے والا تھا۔